प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस, इसमें आज अपन बात करेंगे मृत्यु दर तालिकाएं या जिसको अंग्रेजी में अपन मॉर्टेलिटी टेबल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, जब लास्ट टर्म तक अपन ने प्रीमियम के बारे में पढ़ा था कि जीवन बीमे में हम प्रीमियम का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, तो उसमें एक बात अपन ने ये देखी थी कि प्रीमियम के निर्धारण के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं जो प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। उनमें से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो मृत्यु दर तालिकाएं ही होती हैं और उन्हीं के आधार पर प्रीमियम जो है उसको निर्धारित करने का एक आधार हमको प्राप्त होता है। तो प्रीमियम के निर्धारण की दृष्टि से इन तालिकाओं का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन तालिकाओं के आधार पर ही एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को एक गाइडलाइंस प्राप्त होती हैं कि व्यक्तियों के जीवित रहने की या उनकी मृत्यु होने की कितनी संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं के आधार पर वो अपने प्रीमियम का निर्धारण करती हैं। फिर उसमें बहुत से अन्य फैक्टर्स भी हैं जो प्रीमियम को प्रभावित करते हैं, लेकिन सर्वाधिक ध्यान महत्व हमारा इसी पर होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये मृत्यु दर तालिकाएं क्या होती हैं। देखिए, मृत्यु दर तालिकाएं जैसा इसके नाम में ही स्पष्ट है कि तालिका का मतलब है ये एक टेबल के रूप में है, समंकों का यानी डेटा का एक कलेक्शन है ये। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित आयु पर व्यक्ति के जीवित रहने और उसके मरने दोनों को आप देखें तो एक ही बात को हम दो रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के एक निश्चित आयु पर उसके जीवित रहने की या उसकी मृत्यु की कितनी संभावना है, यानी ये प्रोबेबिलिटी शो करता है, संभाविता शो करता है कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 35 साल हमने आयु ली, तो 35 साल के वर्ष के आरंभ में कितने व्यक्ति थे और वर्ष के अंत में 35 साल के कितने व्यक्ति हैं। तो निश्चित बात है कि वर्ष के आरंभ में जितने व्यक्ति हैं उनमें से वर्ष के अंत में थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। कमी का मतलब ये है कि वर्ष के दौरान उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जो अंतर है उसकी। तो उसके आधार पर हमने ये निकाला, ये तय किया कि एक वर्ष में 35 साल की एज पर, आयु पर इतने व्यक्ति मर जाते हैं या इतने प्रतिशत व्यक्ति मर जाते हैं, या इसी बात को आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि 35 वर्ष की आयु पर एक वर्ष में इतने प्रतिशत व्यक्ति जो हैं वो जीवित रहते हैं। उसके आधार पर हम फ्यूचर यानी अगले वर्ष की संभावना या प्रोबेबिलिटी तय करते हैं कि आने वाले वर्ष में भी हम यही मानकर चलते हैं कि लगभग यही डेटा रहेगा, और इसी आधार पर हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि अगले वर्ष 35 वर्ष की आयु के इतने में से इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह की जो हमने एक टेबल तैयार करी जो प्योरली पूरी तरह से स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी पर निर्भर होती है, इसको ही हम मृत्यु दर तालिका कहते हैं। मृत्यु दर तालिका जो है वो आप इसको इस रूप में इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के मरने की दर को ये प्रदर्शित करता है। मरने की दर को प्रदर्शित करता है, या इसी बात को आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि जीवित रहने की दर को भी प्रदर्शित करता है। तो ये इस प्रकार की टेबल्स जो हैं वो प्रीमियम के निर्धारण में इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत मदद करती है। यदि आप इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका जो अर्थ है इसी में इसकी बहुत सी विशेषताएं आपको मिल जाएंगी कि ये एक जो है वो टेबल के फॉर्म में है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की एक टेबल है जिसमें हम विभिन्न आंकड़े जो हैं
वो प्रदर्शित करते हैं। यानी ये एक तरह से डेटा प्रेजेंटेशन की एक टेबल होती है। और ये टेबल हमको क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है कि मृत्यु या जीवित व्यक्तियों की संभाविता, प्रोबेबिलिटी, संभाविता जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। और फ्यूचर से रिलेटेड होने का मतलब यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक संभावना है। एक्चुअल डेटा जो है वो उससे वेरी कर सकता है, एक्चुअल डेटा उससे भिन्न हो सकता है, और निश्चित बात है कि वो उससे भिन्न होगा। लेकिन जो हम संभाविता तय करते हैं वो एक्चुअल डेटा के आसपास ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। फिर ये ऐसा नहीं है कि एक देश ने तैयार कर ली तो उसी का प्रयोग कोई दूसरा देश भी कर सके, क्योंकि ये हर देश में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि साहब हिंदुस्तान ने अगर इस तरह की कोई टेबल बना ली तो आप उसी टेबल का प्रयोग दूसरे कंट्री के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक देश की परिस्थिति अलग है, वहाँ की सुविधाएं, वहाँ का स्वास्थ्य, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु सब अलग अलग होती है। तो इसलिए ये एक तरह से हर देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए अलग से तैयार करना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। फिर जैसा कि अभी इसके अर्थ में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि ये टेबल जो है एक आयु के कितने में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उसको दर्शाता है। उसी के आधार पर हम संभाविता या प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, बतलाते हैं। फिर ये टेबल जो है ये देखिए कोई इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के डेटा की बात नहीं करता है, बल्कि ये एक समूह या उस आयु, उस पर्टिकुलर आयु के संपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी प्रस्तुत करता है। तो इससे यदि हम किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वो इसमें संभव नहीं होता है। फिर ये चूंकि एक संभाविता है, प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इस पर 100% रिलाय नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो गाइडलाइंस हैं ये आपको एक तरह से गाइड कर सकती है कि इतनी संभाविता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहें कि मॉर्टेलिटी टेबल्स क्या होती हैं, तो इसके जैसे डिफरेंट कॉलम्स। तो डिफरेंट कॉलम में जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पहला कॉलम आयु का है। तो आयु में आपने देख लिया कि 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39, 40, इस तरह से पर्टिकुलर एज हो गई पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में वर्ष के आरंभ में जीवित व्यक्तियों की संख्या। तो मान लीजिए 35 साल की अपन बात कर रहे हैं और वर्ष के आरंभ में एक क्षेत्र विशेष के आपने लिए कि सब जीवित व्यक्तियों की संख्या जो है वो 10,000 है। एक छोटे से क्षेत्र की अपन बात करें, पूरे राष्ट्र की जैसे मान लीजिए अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो 35 साल के व्यक्ति वर्ष के आरंभ में कितने हैं? 10,000 है। अब वर्ष के अंत में अपन ने देखा कि 35 साल के 10,000 में से क्या अंतर आया इस डेटा में, तो आपको पता लगता है कि साहब इनमें से 2 व्यक्ति कम हो गए। कम होने का मतलब क्या हुआ कि 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो क्या हमारे पास जानकारी आई कि वर्ष के आरंभ में 35 साल के 10,000 व्यक्ति थे और साल के अंत में 2 व्यक्तियों की उनमें से मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार जो मृत्यु दर है वो कितनी हो गई? 0.002%। यानी ये दर्शा रहा है कि 10,000 में से 2 व्यक्ति जो हैं वो मर जाते हैं 35 साल की आयु के। तो उसी के आधार पर आप ये निकाल सकते हैं कि कितने व्यक्ति जो हैं वो जीवित रहते हैं। तो ये इस तरह की हर एज के लिए आप अलग अलग संभाविता जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसमें आप यदि इस टेबल को
गौर से देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो मृत्यु की दर जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप 45 साल के की देखेंगे तो वहाँ 10,000 में से 4 आदमियों की मृत्यु हो रही होगी। 55 की देखेंगे तो आप वहाँ 5 या 6 आदमियों की मृत्यु हो रही होगी। तो इस तरह से जो है वो मृत्यु दर इसमें शो होती है, दर्शाई जाती है। अब ये मृत्यु दर तालिकाएं आप क्यों बनाते हैं या इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या यूटिलिटी है? तो देखिए इसका बहुत सीधा सा आधार यही है कि प्रीमियम के निर्धारण की दृष्टि से इसका एक बहुत विशेष महत्व होता है। क्योंकि इसी के आधार पर हमको ये पता लगता है कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यु के समय पर पेमेंट करना होता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी कोई नई इंश्योरेंस की पॉलिसी लाती है, नई इंश्योरेंस की पॉलिसी लॉन्च करती है, तो उसको शुरू में पहले ही पता है कि इस आयु वर्ग में इतने में से इतने व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना है, तो वो उसी के हिसाब से उस पॉलिसी के फीचर्स को जोड़ सकती है, घटा सकती है, कोई नई बात उसमें ऐड कर सकती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि एक जो 15 साल के व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसके फीचर्स आपको अलग मिलेंगे, उसकी विशेषताएं आपको अलग मिलेंगी। और इसी तरह से एक जो रिटायर्ड आदमी है यानी जो 60 साल से ऊपर का है उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी के फीचर्स जो हैं वो आपको अलग मिलते हैं। फिर इस मृत्यु दर तालिका से आपको ये पता लग जाता है कि साल भर में हमको कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, तो उसके हिसाब से आप अपने फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने पास तरल फंड उसकी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं कि लिक्विड फंड हमको कितना रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान्स तैयार कर सकते हैं कि हमारे पास इतना प्रीमियम आया, इतना हमको फंड में रखने की ज़रूरत है जिसका भुगतान करने की दृष्टि से हमको चाहिएगा, और ये बचा हुआ जो सरप्लस फंड है इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी से आपको क्या है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे हमारी कितनी कमाई हो सकती है उसका अनुमान लग जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को कितना ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसका आपको अनुमान अंदाज़ा लग जाता है। यानी कुल मिलाकर ये टेबल जो है वो आपको गाइड कर देती है, आपको बतला देती है कि आपको साल भर में रफली इतना फंड चाहिएगा भुगतान करने के लिए। अब आप बचे हुए फंड को मैनेज कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है मोर्टेलिटी टेबल आप जब बनाते हैं तो उसकी ये उपयोगिताएं हैं। इस दृष्टि से ये टेबल हमको बनाना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अब ये मोर्टेलिटी टेबल बनाने के लिए जैसा अभी अपन ने देखा कि इसमें आपको बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, समंकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये समंक आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए इसके जो सोर्सेज हैं डेटा कलेक्ट करने के, तो वो सोर्सेज जो हैं वो कई रूप में हो सकते हैं। पहला जो प्राइम सोर्स होता है कि वो जनगणना, पॉपुलेशन का जो गणना होती है, जनगणना, जैसे अपन अपने देश की बात करें तो प्रत्येक 10 वर्ष में पूरे राष्ट्र की जनसंख्या जो है उसकी गणना की जाती है। तो इसमें केवल संख्या का ही निर्धारण नहीं होता है बल्कि एक बहुत विस्तृत डेटा जो है विभाग द्वारा इकट्ठा किया जाता है कि कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, उनकी क्या क्या आयु है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो नौकरी में है कि नौकरी में नहीं है, स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी। तो बहुत सारा डेटा जो है वो जनगणना विभाग के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। तो इससे आपको पता लगता है कि कितनी संख्या है, क्या आयु है, उससे आपको जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये जनगणना जो है वो बहुत एक भारी, बहुत विस्तृत व्यापक काम है, तो ये हर वर्ष तो संभव हो नहीं सकता है।
तो ये 10 वर्ष में एक बार होता है, तो उसके आधार पर आपको बहुत सारी सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। फिर दूसरा सोर्स ये होता है कि जो बीमा करता है, एजेंट है, वो भी अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। बीमा कंपनियों के पास खुद का एक रिकॉर्ड होता है, और उस डेटा को, उस जानकारी को आप काम में ले सकते हैं। यानी बीमाकर्ता से जो फीडबैक मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, क्योंकि बीमाकर्ता ही व्यक्ति है जो फील्ड में जाता है, लोगों से संपर्क करता है, उसी से लोगों से या समाज से जानकारी एकत्रित करता है, और वो जानकारी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचती है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो अपने डिफरेंट एजेंट्स हैं, एजेंट्स का लंबा चौड़ा जाल होता है, उनके माध्यम से प्राप्त जानकारी जो है उसके आधार पर ये टेबल्स तैयार करती हैं। फिर इसके अलावा और भी सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल से आपको जानकारी मिल सकती है कि कितनी डिलीवरी हुई, कितने नए व्यक्ति जो हैं ऐड हो रहे हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग से आपको जानकारी मिल सकती है कि कितने व्यक्तियों की डेथ हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी डेटा रखता है। इसके अलावा बहुत से एनजीओज़ जो हैं वो इस तरह की जानकारी एकत्रित करते हैं। इसी तरह से बहुत सी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जहां से आपको ये जानकारी प्राप्त हो सकती है व्यक्तियों की संख्या के बारे में, उनकी आयु के बारे में। तो वो सोर्सेस भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो भी सोर्स आप काम में लें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। अगर वो विश्वसनीय नहीं है तो फिर आपका जो भी कैलकुलेशंस होगा, वो कैलकुलेशन का परिणाम आपको सही प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हमको प्रयास ये करने चाहिए कि हम सही जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि हमारा आगे का कैलकुलेशन जो है वो सही हो।